हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि हम आज की सीरीज में थर्ड क्लास में हैं और हम आज थर्ड क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले लिमिटेशन एक्ट जो लास्ट लेक्चर तक हमने कर लिया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, ए शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो आप अपना पेन और रजिस्टर साथ में रखें और साथ में अपना बेयर एक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट जरूर साथ में रखें। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ आपके ताउम्र जिंदगी भर आपके साथ रह सकता है, लेकिन सुना हुआ हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपके दिमाग में रहे, उसके बाद निकल जाएगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं सुनते हैं वो कुछ समय बाद निकल जाती हैं, भूल जाते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि ये नहीं होता तो हम आज के तो पागल हो गए होते। कितनी बातें याद रखते, रोज़ कितनी सारी घटनाएँ होती हैं, रोज़ कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए जो भी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको नोट डाउन कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट किया था। डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी और आज कुछ डेफिनेशन और रह गई हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन सेकंड में हमने कुछ डेफिनेशन कंप्लीट की थी, उनमें से कुछ डेफिनेशन आज हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में हम एफ नंबर क्लॉज से आज हमें पढ़ना है। टू एफ हमें डेफिनेशन देता है सुखाचार की, यानी कि ईजमेंट की। तो व्हाट इज ईजमेंट? ईजमेंट क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, ईजमेंट राइट एक ऐसा राइट होता है जो दूसरे की संपत्ति पर किसी को प्राप्त होता है। दूसरे की संपत्ति पर प्राप्त होने वाले अधिकार को ही हम बोलते हैं ईजमेंट्री राइट। ईजमेंट्री राइट क्या होता है? जो संविदा से उत्पन्न ना हुआ हो। कोई प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति ये लगातार कोई चीज उपयोग कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी पर, और सामने वाली प्रॉपर्टी से उसे कुछ अधिकार है, जैसे कि हवा, पानी, रास्ता, ये सब जो अधिकार होते हैं कहीं ना कहीं ईजमेंट्री राइट होते हैं। तो सामने वाले की प्रॉपर्टी पर प्राप्त होने वाला अधिकार जो कि संविदा से उत्पन्न ना हुआ हो, क्या कहलाता है? ईजमेंट यानी सुखाचार कहलाता है। इसके बारे में एक एक्ट भी बना रखा है, भारतीय ईजमेंट राइट या ईजमेंट अधिनियम, यानी भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का। एक पूरा एक्ट भी हमने इसके अंदर बना रखा है, जिसमें लगभग 10-12 तरीके के ईजमेंट राइट हमें मिलते हैं, वो तरीके बता रखे हैं कौन कौन से मिलते हैं। जबकि मुस्लिम विधि में ईजमेंट राइट को पड़ोसी का अधिकार भी कहा जाता है, ऐसा आप याद रखेंगे। पड़ोसी का अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी पर मिलता है, इसलिए हम इसे पड़ोसी का अधिकार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री से तात्पर्य क्या है? फॉरेन कंट्री वे कंट्री जो इंडिया के अलावा जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन कंट्री कहलाएंगी। ऐसा ही डेफिनेशन हमने लिमिटेशन एक्ट के अंदर दे रखा है, तो आप इसके संबंध में याद रखेंगे। 2G के अंदर डेफिनेशन है फॉरेन कंट्री की, आप याद रखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट फिर आता है गुड फेथ यानी सद्भाव। एच में दे रखा है गुड फेथ के बारे में। तो गुड फेथ की डेफिनेशन हम बात करें तो कोई भी कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं किया जाता है तो सद्भाव पूर्वक किया गया नहीं माना जा सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी एक पॉजिटिव डेफिनेशन दे पाना संभव नहीं है। क्यों? कैसे हम बताएंगे गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है? तो हम तो ये कह सकते हैं कि कोई कार्य सद्भाव पूर्वक, सम्यक सतर्कता को और सम्यक ध्यान में रखते हुए नहीं किया है आपने, तो ऐसा माना जाएगा आपने गुड फेथ में नहीं किया। लेकिन हम कैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में किया? उसके बारे में पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं हो सकती। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर, यानी कि जो हमारा आईपीसी है 1860 की, उसकी सेक्शन 52 में भी सद्भाव पूर्वक की यानी गुड फेथ की डेफिनेशन दे रखी है। इसके साथ आप कनेक्ट करते हुए उसको याद रखेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन पर हम आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, दो चीजों की डेफिनेशन आपको इस क्लॉज के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले आप इस सेक्शन को सेक्शन वाइज करेंगे, यानी कि 2J बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन वाइज करते हुए याद रखेंगे। पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड दोनों की डेफिनेशन मिलती है। दोनों वर्डों को हमें अलग अलग करना है। देखिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है? यानी परिसीमा काल। परिसीमा काल का तात्पर्य क्या है? इसके संबंध में हमने पढ़ा था इंडियन लिमिटेशन एक्ट में लास्ट में एक शेड्यूल दे रखा है। तो आप लोग शेड्यूल निकालिए पीछे, लास्ट में एक शेड्यूल दिया है। शेड्यूल में हमें क्या दिया है? कुछ ऐसी लिमिट्स दे रखी हैं जिसमें 3 क्लॉजेस में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट क्लॉज हमें बताता है, यानी फर्स्ट पार्ट उसका बताता है सूट्स के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 113 तक उसके अंदर प्रोविजन किए थे हमने कि जितने भी सूट्स होंगे उनकी क्या लिमिट होंगी, कौन सा सूट होगा, कौन लगा सकता है और कब से स्टार्ट होगा। वो सारे पीरियड हमें उसके अंदर दे रखे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे करके हमने बहुत सारे सूट्स के संबंध में हमने बताया आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 113 तक। वैसे ही हमने अपील्स के बारे में बताया, आर्टिकल 114 से लेकर 117 तक। और तीसरा पार्ट हमें उसका मिलता है एप्लीकेशंस के बारे में, 118 से लेकर 137 तक। तो टोटल ये आर्टिकल दिए, उसमें सारे क्लॉजेस, सब सारे आर्टिकल्स में हमने एक लिमिट दे रखी है। उस लिमिट को ही बोलते हैं परिसीमा काल, यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इसमें डेफिनेशन भी वही दे रखी है, वो वह समय जो किसी दावे
अपील या आवेदन के लिए अनुसूची में बताया गया है वो क्या कहलाएगा, परिसीमा काल कहलाएगा। लेकिन बात आती है विहित काल यानी कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से मतलब क्या है, विहित का मतलब क्या होता है, नियमों द्वारा विहित। जब भी कहीं भी लॉ के अंदर आपको प्रेस्क्राइब्ड वर्ड मिले यानी कि विहित वर्ड मिले तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है नियमों द्वारा तय किया गया, नियमों द्वारा बताया गया। प्रेस्क्राइब मतलब बाय द रूल के माध्यम से बताई गई चीजें। तो हमने इस एक्ट में रूल कहाँ बता रखे हैं, तो सेक्शन 3 से लेकर 24 तक जो प्रोविजंस किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड निकल के आता है। जैसे कि हमने बताया कि लास्ट डे को कोर्ट बंद है तो हम वेरी नेक्स्ट डे दावा पेश कर सकते हैं, अपना अपील पेश कर सकते हैं, एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं। यदि आपका लास्ट डे जो था उस दिन कोर्ट बंद था, ऐसा सेक्शन 4 बोलता है। हमें सेक्शन 5 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति दावा लगाने का अधिकार है, सेक्शन 6 बताता है कि वो विधिक निर्योग्यता से ग्रसित है। तो जैसा हमें आपने जजमेंट निकालने में, कोई अपील की है, जजमेंट निकालने में जितना समय लगेगा वो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टाइम पीरियड में से। तो जो समय नियमों के अनुसार संगठित किया जाता है, विहित किया गया नियमों के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, वो सारा समय क्या कहलाता है, विहित काल कहलाता है, यानी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कहलाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। आप याद रखेंगे तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे और इसमें एक डिफरेंस आपको तैयार करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती है सूट। सूट की डेफिनेशन एल में दे रखी है, टू एल सेक्शन वाइज करेंगे। टू एल सूट का तात्पर्य क्या है, सूट के संबंध में सिंपल से दे रखा है, इसके अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आते हैं, इसके अलावा जितनी भी कार्रवाई होती है वो सूट कहलाती है। जैसा कि हमने सूट के संबंध में पढ़ा, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 113 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर हमने दे रखे हैं कि बहुत सारे सूट्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, और हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 112 तक तो बहुत सारे सूट्स के नाम बताए कि ये वाला सूट है तो इतना समय पीरियड है इसका, ये वाला सूट है तो इतना समय पीरियड है, इतना है तो इतना है। लेकिन हमने बताते बताते सूट कभी खत्म नहीं होते, बहुत सारे सूट्स हैं, तो उस दशा में हमने क्या किया, एक आर्टिकल 113 बनाया। 113 में हमने बता दिया कि जितने भी सूट्स हमने बताया उसके अलावा कोई सूट रह जाता है वो 3 साल के अंदर आप पेश करने का अधिकार रखते हैं, ऐसा हमें आर्टिकल 113 बताता है, ऐसा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सूट के अंतर्गत क्या नहीं आता, सूट के अंतर्गत अपील एंड एप्लीकेशन नहीं आती, ऐसी डेफिनेशन हमें इसके अंदर दे रखी है क्लियरली। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है, अपकृत्य जिसको बोलते हैं। टॉर्ट एम में दे रखा है और टॉर्ट का मतलब है सिंपल सा बात, ऐसा कोई दोष, ऐसा कोई सिविल दोष जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो। सिंपल बात है, ऐसा कोई सिविल दोष है यानी कि सिविल ब्रीच है या दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो, इसके अलावा और कुछ भी है तो टॉर्ट माना जा सकता है। टॉर्ट वन ऑफ द एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध दावा लगाने का अधिकार, कोई कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अधिकार को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, टॉर्ट कहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ट्रस्टी। न्यासी कौन होता है, देखिए हम जानते हैं जब कोई संपत्ति का देख रेख के लिए हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी विश्वास में देते हैं तो वो ट्रस्ट कहलाता है, और जिस व्यक्ति को हमने प्रॉपर्टी दी वो ट्रस्टी कहलाता है। मान चलिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने बोला कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी अपने आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल संस्था खोलेंगे इसके अंदर। तो मैंने जो प्रॉपर्टी दी मैं तो कह रहा हूँ ट्रस्ट ऑनर यानी कि न्यास बनाने वाला, और आप कौन कहलाएंगे, ट्रस्टी। आपको जो प्रॉपर्टी में दी आप ट्रस्टी कहलाएंगे। लेकिन इसके अंतर्गत 3 लोग नहीं आते हैं, ऐसा इसके अंदर डेफिनेशन में बता रखा है और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यासी के अंतर्गत 3 लोग नहीं आते, कौन कौन से नहीं आते, एक तो बेनामीदार नहीं आता, दूसरा बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में रहने वाला बंधकदार नहीं आता, और तीसरा हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता। तो 3 लोग नहीं आते। बेनामीदार कौन होता है, जिनका कोई नाम नहीं है प्रॉपर्टी में फिर भी वो रखे हुए, वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा, यदि प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी तो मॉर्गेज का जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड खत्म हो गया फिर भी मॉर्गेज ही उस प्रॉपर्टी में पोजीशन रखे हुए, तो वो न्यासी नहीं कहलाएगा। और तीसरा, हक के बिना सदोष कब्जा रखता है, जिसके पास कोई राइट नहीं है फिर भी प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास रखे हुए, सदोष कब्जा रखे हुए, तो भी वो क्या कहलाएगा, ट्रस्टी। ट्रस्टी नहीं कहलाएगा, ऐसा हमने इसके अंदर बता रखा है। तो ये हमने आज पूरा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट किया है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। इसमें कोई प्रश्न आप लोगों के हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरीके की और भी क्लासेस देखने के लिए लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं, तो आप डेली क्लास देखिए। 4:30 पर हम स्टार्ट करते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी आप आगे किस सब्जेक्ट के संबंध में क्लास चाहते हैं तो हमें ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा उन लोगों को जरूर शेयर करें जो यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप हमारी लाइव क्लासेस और भी जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, पूरे कोर्सेज हैं, वो खरीदना चाहते हैं और उन पर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।